अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अ वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करो, है ना। और थोड़ा बहुत कभी आपको लगे कि थकान हो रही है, सर बहुत ज्यादा थक गए, बहुत पढ़ लिया सर, बहुत सैचुरेट हो गए हैं, कभी अगर ऐसा फील हो तो आप ये समझना कि आप अपनी मंजिल से एक कदम पीछे हैं। बस बस आपको एक कदम रखना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। वो मान के चलो, बस एक कदम आपको रखना है, आप आगे मंजिल के बहुत पास आ चुके हो, है ना। तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, चलो हम लोग ज्यादा टाइम को डिस्टर्ब ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, एक चीज समझना, अगर हम बात करते हैं जनरेटर के लिए, एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, एयर गैप एमएमएफ और मेन एमएमएफ, है ना। इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, कौन लीड करता है कौन लैग करता है। तो इसके बारे में एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, देखना आप लोग। मैं बात करता हूँ पहले जनरेटर, दोनों के लिए बात क्वेश्चन बनता है, जनरेटर और एमएमएफ दोनों के लिए बनता है। ठीक है, पहले बात करता हूँ मैं किसके लिए, जनरेटर के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास तीन एमएमएफ है। कौन कौन से हैं? एक है आपके पास मेन फील्ड एमएमएफ, मेन फील्ड एमएमएफ एक ये है। एक है आपके पास एयर गैप एमएमएफ, और एक है आपके पास आर्मेचर एमएमएफ। तीसरा क्या आपके पास यहां पे, आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, तीन एमएमएफ होते हैं, समझ में आई बात? कौन कौन से बताया मैंने? मेन एमएमएफ, एयर गैप एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ। तो याद रखिएगा, जनरेटर के केस में मेन एमएमएफ आपका लीड करता है। मेन एमएमएफ लीड करता है किससे? एयर गैप एमएमएफ से। और एयर गैप एमएमएफ आपका लीड करता है किससे? आर्मेचर एमएमएफ से, है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलरली अगर हम मोटर की बात करते हैं, सिमिलरली अगर हम मोटर की बात करते हैं, तो अगेन मेरे पास क्या है, तीन एमएमएफ है। कौन कौन से? एक तो आपका मेन फील्ड एमएमएफ है, फिर आपका एक एयर गैप एमएमएफ है, ठीक है, और एक है आपके पास आर्मेचर एमएमएफ। तो याद रखिएगा, मोटर के केस में आपका मेन फील्ड एमएमएफ लैग करता है किससे? एयर गैप एमएमएफ से। और एयर गैप एमएमएफ लैग करता है किससे? आर्मेचर एमएमएफ से। ठीक है, समझ में आई बात सभी को? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कभी धोखे से ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ पोल डिफरेंट है, तो आपका जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा। अगर हम बात करें कि अगर आपको यूनिडायरेक्शनल टॉर्क चाहिए, तो दोनों के नंबर ऑफ पोल सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ पोल सेम नहीं है तो नेट टॉर्क आपका जीरो होगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ पे लेता हूं, इफ P इज नॉट सेम, अगर आपके P सेम नहीं है तो टॉर्क नेट टॉर्क आपका कितना होगा? जीरो। नेट टॉर्क आपके पास यहाँ पे कितना होगा? वो जीरो। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा इतना पढ़ने के बाद हमको कहीं ना कहीं पता चलता है हमको किसके बारे में, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? आपका आर्मेचर एमएमएफ का इफेक्ट पड़ना मेन एमएमएफ पे या मेन फ्लक्स पे, आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट पड़ना मेन फ्लक्स पे, इसी को हम बोलते हैं आपका आर्मेचर रिएक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे? थोड़ा सा आर्मेचर रिएक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं।
आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पे क्या है आपका? इफेक्ट है किसका? फाई ए का इफेक्ट है किसमें? मेन फील्ड में, है ना। फाई ए मतलब फाई ए क्या आपका? आर्मेचर फ्लक्स इफेक्ट इन फाई एम, इसको हम बोलते हैं आपका आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन को आपको कैसा क्या क्या होगा, कैसा इफेक्ट पड़ता है वो आप समझना। तो यहां पे मैं लिखता हूं एक तरफ आपका यहाँ पे अल्टरनेटर, यहां पे मैं लिखता हूं मोटर, और यहां पे मैं लिखता हूं लोड, ये भी पावर फैक्टर। आपको ये देखना है कि लोड पावर फैक्टर पे कैसा कैसा आपके पास यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अगर आपका यूपीएफ पावर फैक्टर, क्या है यूपीएफ, यूपीएफ में चाहे वो अल्टरनेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो होता है प्योरली प्योरली प्योर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्या होगा यहाँ पे? प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, इसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। प्योर मतलब पूरा का पूरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ऐसा नहीं कि इसमें मैग्नेटाइजिंग कुछ और होगा, मैग्नेटाइजिंग डिमैग्नेटाइजिंग, ऐसा नहीं है। प्योर पूरा का पूरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। वैसे इसमें भी क्या होगा? प्योर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अगर आपका जो लोड है वो आपके पास है क्या? जेडपीएफ मतलब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है, जेडपीएफ लैग है। अगर आपके पास जीरो पावर फैक्टर है, क्या आपके पास जीरो पावर फैक्टर है, और वो भी कैसा? लैगिंग में। इस केस में जो अल्टरनेटर होता है उसका जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो होता है आपका प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। वो क्या होता है? प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। और मोटर का होता है यहाँ पे प्योरली मैग्नेटाइजिंग। सिमिलरली अगर आपके पास पावर फैक्टर है क्या? जीरो, और लीड है क्या? जीरो लीड, जीरो है और क्या? जीरो में लीड है। तो आपका अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो होगा मैग्नेटाइजिंग, प्योरली मैग्नेटाइजिंग, और यहां पे हो जाएगा ये डीमैग्नेटाइजिंग। अगर मान लीजिए मैंने बोला आपके सामने यहाँ पे कि मेरे पास जो पावर फैक्टर है वो है क्या? 0.8 लैग है। अब इस केस में क्या होगा? आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्लस डीमैग्नेटाइजिंग होगा। क्या बोलोगे आप यहाँ पे? क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजिंग। इसमें क्या होगा? 0.8 लैगिंग हो जाएगा, क्रॉस प्लस मैग्नेटाइजिंग। किसी एक को याद कर लो, बाकी दूसरा तो आपको याद भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास यहां पे पावर फैक्टर है 0.8 लीड, तो इसमें जो पावर फैक्टर होगा क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। और लीड में क्या होता है आपका? मैट है, तो क्रॉस प्लस मैग्नेटाइजिंग होगा। इसमें उल्टा हो जाएगा क्या? क्रॉस और मैग्नेटाइजिंग की जगह यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो ये हमारा होता है यहाँ पे क्या? आर्मेचर रिएक्शन। इतना ही है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते, इससे ही बनते लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बहुत छोटा टॉपिक कहलाता है आपका आर्मेचर रिएक्शन ये सिंक्रोनस मशीन में, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। इतना पहले नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़े। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए आपको? टॉर्क। तो आप किस आर्मेचर की तरह देखते हैं? आप देखते हैं यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए। मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो नेचर है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क के प्रोडक्शन के लिए। अगर कोई पूछे वोल्टेज जो चेंजेस होते हैं, हमारे पास जो वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? तो क्या बोलोगे आपका? मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग।
ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका टॉर्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर। और वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज में चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स वो किसके रिस्पॉन्सिबल है, आपके मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके, इतना नोट कर लीजिए, अपन आगे बढ़े। ओके, ठीक है, चलो। अब हम अगर बात करें कि हमारे पास यहाँ पे कितने टाइप के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं अल्टरनेटर में, अगर हम बात करें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप के बारे में कि हमारे अल्टरनेटर में कितने टाइप के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और कितना कितना वैल्यू होता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है आपके पास। तीन तरीके से हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं हमारे अल्टरनेटर में। जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं, तीन तरीके से होते हैं। पहला जो तरीका है वो है आपका IARA वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस। दूसरा है आपके पास यहाँ पे जो आपका लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज की वजह से जो आपका होगा IAXL। और तीसरा होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन IAXA। तो इन तीन की वजह से आपके पास यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर इनकी वैल्यू की बात करनी हो तो याद रखिएगा जो आपका ये वाला वोल्टेज रेगुलेशन होता है ना, ये बहुत कम होता है। मतलब ये मान लो 0.01 मतलब 1% होता है ये। ठीक है, ये मान के चलिए जो आर्मेचर रिएक्शन है वो होता है बहुत ज्यादा, कितना, इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होता है ऑलमोस्ट 84%, 0.84 पर यूनिट। और IAXL होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है कितना, 0.15 पर यूनिट। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है किसका, EMF इक्वेशन अगर हम पूछें, या फिर क्या बोलेंगे अगर हम फेजर की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे फेजर की बात कर समझना है ना। तो अगर हम फेजर में यहाँ पे ई की बात करें तो हमारे पास ई क्या होता है, मतलब इंड्यूस्ड जब हमारे पास होगा क्या, V मतलब लोड वोल्टेज प्लस IARA प्लस J IAXS। XS का मतलब क्या होता है, दोनों को हमने काउंट कर लिया। XS का मतलब होता है आपके पास XL प्लस XA। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। तो अगर हम इसका फेजर बनाएं, अगर हम इसका फेजर बनाएं तो कैसा बनेगा देखना सभी लोग। अगर हम इसका फेजर बनाएं तो पहले बताता हूं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए कैसे बनेगा समझना सभी लोग। ये मान लो आपके पास V था, मैं बनाता हूं आपके पास यहाँ पे, दिस इज योर V। ये आपके पास था IA, मतलब सॉरी आपका जो क्या है यहाँ पे करंट IA, लैग करा ना IA, यहाँ पे पावर फैक्टर आपका 5। अब V में क्या करना है आपको, IARA ऐड करना, तो IARA आपका ऐसा हो जाएगा, ये आपका IAR हो गया। फिर इसमें आपको करना क्या, IAXL या फिर IAXS आपको ऐड करना, तो ऐसा हो जाएगा ये।
परपेंडिकुलर इज योर आई ए एक्स एस। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी योर ई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन जाते हैं, यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट होते हैं। एक एंगल क्रिएट होता है किसके बीच का, ई और वी के बीच का, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। जिसको हम बोलते हैं आपका कौन सा एंगल, डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं लोड एंगल, डेल्टा। ई और वी के बीच का एंगल बनता है एक बनता है ई और आई ए। देखो, एक था वी और आई ए के बीच का एंगल, उसको बोलते हैं लोड पावर फैक्टर एंगल। एक बनता है पास ई और आई ए के बीच का एंगल, उसको हम बोलते हैं आपका इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं साइन। तो मैंने तीन टाइप के एंगल बताए, है ना। तीन टाइप के एंगल कौन कौन से बने, पहला जो एंगल बना डेल्टा, इसको हम बोलते हैं लोड एंगल। और ये एंगल किस किस की बनता है, ई एंड वी के बीच बनता है। ठीक है, फिर एक एंगल बनता है आपका फाई, जिसको हम बोलते हैं लोड पावर फैक्टर एंगल। ये हमारे पास क्या था, लोड पावर फैक्टर एंगल। ये बनता है आपका किसके, वी एंड आई ए के बीच का। और एक और बनता है आपके पास यहाँ पे साई एंगल बनता है, जिसको हम बोलते हैं आपका इंटरनल पावर फैक्टर, जो कि बनता है किसके बीच का, ई एंड आई ए के बीच का। अब यहां पे कुछ फॉर्मूलेज क्रिएट होते हैं, यहां पे आपके पास कुछ फॉर्मूलेज क्रिएट होते हैं। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला, तो देखना आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है आपके पास यहाँ पे, साइन इक्वल्स टू, साइन इक्वल्स टू जो साइन है आपका, वो था आपका डेल्टा प्लस फाइव, मतलब फाइव प्लस माइनस डेल्टा, फाइव प्लस माइनस डेल्टा। जो प्लस होगा साइन कब होगा, आपके लैगिंग के लिए। ये आपका क्या होता है, प्लस किसके लिए था, लैगिंग के लिए। देखो ना, लैगिंग में आपका यहाँ पे साइन की दोनों के बराबर आ रही है, डेल्टा प्लस फाइव के बराबर साइन आ रहा है। और यहाँ पे माइनस होता है लीडिंग के लिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला रेडी हो गया। दूसरा फॉर्मूला बनता है ई इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला बनता है ई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, वो बनता है आपके पास क्या, वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वी साइन फाइव प्लस माइनस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। यहां पे अगेन प्लस होता है लैगिंग के लिए, माइनस होता है लीडिंग के लिए। प्लस होता है किसके लिए, लैगिंग के लिए, माइनस होता है लीडिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे क्या, ई की वैल्यू। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। ठीक है, ओके। तो ये चीज आप याद रखिएगा, दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको यहाँ पे, एक ये वाला फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में काउंट होता है आपका ये, और एक ये वाला फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। देखो, ये जो ई है ना, वो क्या आपका नो लोड वोल्टेज है, वी आपका यहाँ पे क्या है, फुल लोड वोल्टेज है ना। ये ई क्या था आपका, नो लोड वोल्टेज था ना, जो आपका जनरेट कर रहा है। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए। कॉस फाइव क्या पावर फैक्टर है, साइन फाइव क्या आप निकाल लोगे उससे ही। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। इस फॉर्मूले सीट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ना हो,
सब कुछ है, बस थोड़ा सा एक बार आपको ढूंढना सीखना पड़ेगा बस। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ना, वो होता है चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड। मतलब आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है यहां पे, वो होता है आपका मॉड ऑफ ई माइनस मॉड ऑफ वी अपॉन मॉड ऑफ वी इंटू 100। मतलब नो लोड से फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड, ये होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, इसमें से हमको पता चलता है कि जो हमारे अल्टरनेटर में जो वोल्टेज रेगुलेशन की जो रेंज होती है कितनी होती है, जो क्या बोला मैंने, रेंज। जो वोल्टेज रेगुलेशन की जो रेंज होती है वो अराउंड होती है 30 से 40%। ठीक है, ओके। एक चीज और बनती है आपके पास यहाँ पे कि अगर हम E माइनस वी देख लें, तो E माइनस वी अगर यहां से देखेंगे, E माइनस वी कर ले तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे आई ए जेड एस। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आई ए जेड एस। तो आपका जो रेगुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, आई ए जेड एस अपॉन वी इंटू 100। तो हम ऐसे भी रेगुलेशन निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई ए जेड एस अपॉन वी इंटू 100। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि हमारे पास यहाँ पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन क्या होती है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो याद रखना जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, हमने शायद से इसको ट्रांसफॉर्मर की कल की क्लास में भी देखा था। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ आपके कौन से केस में, आपके लीडिंग लोड में, क्योंकि लैगिंग में तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये आपका होता है किस में, लीडिंग लोड में। ठीक है, लीडिंग लोड में होगा। और इसकी जो कंडीशन है वो क्या आपके पास, वो आपकी कंडीशन है कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू माइनस आई ए जेड एस अपॉन 2v। ये आपकी कंडीशन है क्या निकालने के लिए, कि किस पावर फैक्टर पे आपका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, उसकी कंडीशन को यहां से मिलती है। कैसा फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू माइनस आई ए जेड एस अपॉन 2v। यहां से हमको मिलता है क्या, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन, को कहां से मिलेगी, तो क्या बोलोगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, तो उसका जो कंडीशन होता है ना, वो होता है आपके पास यहाँ पे क्या, वो आपका होता है थीटा इक्वल्स टू 5। ये होता है आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो आपका ये कंडीशन होता है किसका, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता कितना, वैल्यू कितना होता, तो क्या बोलोगे, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है आपका परसेंटेज ऑफ जेड के बराबर। और जो रेगुलेशन कर्व हमने उसमें पढ़ा था, सेम रेगुलेशन कर्व हमारे पास यहाँ पे ही बनता है। जो हमने कल पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर के लिए, वो सेम कर्व ऑलमोस्ट ऐसा ही बनता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये लैगिंग है, ये आपका यहाँ पे लीडिंग है ना। लैगिंग में हमेशा पॉजिटिव होगा, लीडिंग में पॉजिटिव भी हुआ, जीरो भी हुआ, और यहाँ पे निगेटिव भी हुआ। तो लीडिंग में तीनों पॉसिबल है, लेकिन आपका लैगिंग में हमेशा पॉजिटिव होता है।
ठीक है, समझ में आया सबको? यहां तक कंफर्म करिए। एक चीज याद रखना, जो वोल्टेज रेगुलेशन है अल्टरनेटर का, वो कहीं से भी स्पीड पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जो डीसी मशीन होती है, जो डीसी जनरेटर होते हैं, उनका जरूर वोल्टेज रेगुलेशन आपका स्पीड पे डिपेंड करता है। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो अल्टरनेटर है ना, मैंने क्या बोला आपको, क्या बोला? हाँ, मैंने ये बोला कि जो आपका अल्टरनेटर है, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, स्पीड। ठीक है, लेकिन जो डीसी जनरेटर है, उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है किस पे, स्पीड। ठीक है, लेकिन आपके अल्टरनेटर में ऐसा नहीं है, आप बहुत लकी हो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर यहां पे आता है हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे अल्टरनेटर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अब हम उनको देखते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। आप लोग हेडिंग डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर, पहला जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम बोलते हैं आपका ओसीसी, मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है ओसीसी। और ओसीसी हमारा बनता कैसे, मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि बनता है ई वर्सेस आईएफ के बीच का। जो कि बनता किसके बीच का, ई वर्सेस आईएफ के बीच का बनता। ये जो कर्व बनता है वो आपका बनता है ई वर्सेस आईएफ के बीच का। ये आपका हो गया ई, ये हो गया आपका आईएफ, और ये होता है आपका कर्व। ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ये होती है। ठीक है, ये आपका ओसीसी। ओसीसी में ध्यान देना है कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनाते टाइम हमारी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है ना, आपका स्पीड यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये हमारी होती है ओसीसी। दूसरी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम बोलते हैं आपका एससीसी, मतलब शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। वो आपकी कैसी बनती है, वो आपकी बनती है आईएससी एंड आईएफ के बीच का। किसके किसके बीच का, आईएससी एंड आईएफ के बीच का, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट और आईएफ के बीच का। और इसका जो कर्व बनता है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। और याद रखना इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, अगेन, कि आपका यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एन शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो कर्व बनता है अल्टरनेटर का, उसको हम बोलते हैं आपका जेडपीएफसी, मतलब जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा जो हमारा कर्व कौन सा, वो जेडपीएफसी, मतलब जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैसा बनता है वो देखना, वो आपका बनता है, पहले देखना किसके किसके बीच बनता है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कर्व है वो बनता है आपका किसके बीच का, V वर्सेस, ये आपका E वर्सेस IF था, ये बनता है आपका V वर्सेस IF का। तो ये कर्व आपका जीरो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जीरो स्टार्ट होगी, ये कर्व आपका यहां से स्टार्ट होगा। इसको हम बोलते हैं आपका ZPFC करेक्ट। इसकी कंडीशन जरूर आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, पहली चीज तो। दूसरा,
आपके जेडपीएफ जीरो पावर फैक्टर, मतलब आपका जो लोड होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, मतलब जो पावर फैक्टर है वो आपका जेडपीएफ लैग होना चाहिए। क्या चाहिए पावर फैक्टर आपका जेडपीएफ लैग। और आपका जो आर्मेचर करंट है आईए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। जेडपीएफ जो कर्व बनता है वो वी वर्सेस आईएफ का बीच बनता है। वो कर्व ऑलमोस्ट ओसीसी जैसा बनता है, लेकिन वो जो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो स्टार्ट हो के यहां से स्टार्ट हो, क्योंकि आपका लोडेड वोल्टेज है ना वी, तो ये आपका जीरो स्टार्ट हो के यहां से स्टार्ट हो रहा है। और इसकी कंडीशन क्या है कि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, पावर फैक्टर आपका लोड क्या होना चाहिए, जीरो पावर फैक्टर होना चाहिए, जेडपीएफ लैग होना चाहिए, और जो आर्मेचर करंट है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये तीन कर्व हो गए। जो फोर्थ कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं आपका लोड सैचुरेशन कर्व। जो फोर्थ कर्व बनता है कौन सा बनता है आपका, लोड सैचुरेशन कर्व। ठीक है। तो लोड सैचुरेशन कर्व कैसे बनता है आपका, वो ऐसा कुछ बनता है, मैं बना के दिखाता हूं। किसके किसके बीच का बनता है ये कर्व, ये कर्व आपका बनता है अगेन वी वर्सेस आईएफ का। ये भी वी वर्सेस आईएफ का था, ये भी वी वर्सेस आईएफ का है, बट यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोड है। यहाँ पे सिर्फ जेडपीएफ का लोड था, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोड होंगे। कैसे, जैसे आपके पास होगा यूपीएफ लोड, तो यूपीएफ लोड के लिए बन गया। आपके पास मान लो है यहाँ पे क्या जेडपीएफ लीड, तो ये बन गया जेडपीएफ लीड। जेडपीएफ लैग, जेडपीएफ लैग ये बन गया। आपको बनाना है 0.8 लीड, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0.8 लीड। आपको 0.8 लैग बना तो 0.8 लैग यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया लोड सैचुरेशन कर्व, बीच में यूपीएफ, ऊपर लीड नीचे लैग। याद भी होता है ना, ऊपर होता लीड, जो ऊपर होगा तो लीड रहेगा, नीचे रहेगा लैग। ये कर्व किसके बीच बनता है, वी वर्सेस आईएफ, जो कि जेडपीएफ का बन रहा है। इसकी कंडीशन क्या है वो देख लेना। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी है, पहला कंडीशन तो आपका सेम है कि स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। भाई अल्टरनेटर है यार, स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या करोगे, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। दूसरा पावर फैक्टर आपका यहाँ पे जेडपीएफ ना होके कांस्टेंट रहेगा, मतलब जैसे आपने यूपीएफ के लिए बना तो आपको कांस्टेंट रहेगा, है ना, ऐसा। और दूसरा कि आपका यहाँ पे आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट हो, आईए शुड बी कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया लोड सैचुरेशन कर्व। फिर हमारे पास एक लास्ट जो कर्व बनता है, लास्ट नहीं बोलेंगे, फिफ्थ बोलेंगे, क्योंकि 6 बनते टोटल कर्व। हम उसको बोलते हैं आपका कौन सा कर्व, एक्सटर्नल लोड कर्व। उसको बोलते हैं आपका एक्सटर्नल लोड कर्व। एक्सटर्नल लोड कर्व कैसा बनता है देखना आप लोग, वो बनता है वी वर्सेस आईए। अभी तक जो बन रहे थे वी वर्सेस आईएफ बन रहा था ये, है ना। जितने भी हमने अभी तक कर्व बनाए उसमें एक्स एक्सिस सभी में क्या है, आईएफ आईएफ आईएफ। इसमें क्या है आपका ये वी वर्सेस आईए का। ये जो कर्व है वो कौन सा कर्व है, वी वर्सेस आईए का। यहाँ पे वी है, यहाँ पे ये आईए है। अभी तक हमने जितने चार बनाए सभी में क्या था, यहाँ पे आई एफ आई एफ आई एफ आई एफ, यहाँ पे आए बार क्या है आपके पास आई ए आई है। इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व भी ऑलमोस्ट ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन वो यहां से स्टार्ट होगा। तो कैसा बन जाएगा देखना आप लोग, ये ये आपका मान लो यूपीएफ का बन गया, ये आपका यूपीएफ है। यूपीएफ के ऊपर हो जाएगा यहाँ पे लीड, जेडपीएफ लीड, ये हो जाएगा जेडपीएफ लीड। फिर आपको समझ में आ गया ना कि भी आपको यहाँ पे क्या बनेगा, 0.8 बनेगा, फिर पॉइंट मतलब यहाँ पे सॉरी जीरो है तो 0.1 0.2 0.3 0.8 जीरो, फिर आपको यूपीएफ इस टाइप का बीच का बना लीजिएगा। यहाँ पे बन जाएगा क्या 0.8 लीड, ये आपका बन जाएगा बीच में यहाँ पे 0.8 का लैग। बना लीजिएगा उसको ना, नहीं बना रहा।
कुछ चीजें आप लोग को शॉर्ट नोट्स है, सब शॉर्ट में लिखना पड़ेगा ना तुमको चीजें। ALT कैरेक्टरिस्टिक एक बार और बता दीजिए। ALT मतलब कौन सी यार? ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार और बता दीजिए, है ना। सभी की बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार पहले पूरी कंप्लीट हो जाए, है ना। एक बार पूरी लास्ट वाला और बता दूं मैं, एक बार फिर मैं इसको पूरा रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसकी कंडीशन नहीं लिखना अपन, कंडीशन सेम अगेन वैसे ही हमारे पास, कि आपका स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। हमारे पास पावर फैक्टर कांस्टेंट है। इस बार यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे IF आ जाए, IF शुड बी कांस्टेंट, है ना। हर बार आइए यहाँ रहता था, इस बार IF यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट बनता है आपका कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट बनता हमारे पास यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्यादा इसमें तो ज्यादा करोनी बनते हैं। OCC SC ZPFC तक मैंने देखा एग्जाम में बनते हुए, ये तीनों बहुत रेयर बनते हैं, है ना। लेकिन बन गया तो भाई पता होना चाहिए यार, पढ़ा है तो पूरा पढ़ेंगे ना। कोई भी चीज अगर आसान है तो हमको उसको पढ़ने में संकोच नहीं करना, उसको हम लोग पढ़ ही लेंगे। टफ है तो जरूर सोचते हैं भाई कि भाई छोड़ो, हो गया, नहीं हो पाएगा। अब देखो कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपका, वो बनता है आपका IF वर्सेस IA का कर्व। मतलब यहाँ पे आपका IF है और यहाँ पे आपका ये IA है। और कर्व कैसा बनता है आपका, ये ऐसा बनता है, देखो ये UPF, ये आपका लैग और ये आपका लीड। ये आपका UPF, ये ऊपर लैग और ये आपका लीड, ठीक है। तो ये आपका बन गया यहाँ पे कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। कंडीशन अगेन सेम है, क्या क्या सेम रखना है आपको? स्पीड को सेम रखना है, ठीक है। पावर फैक्टर को कांस्टेंट रखना था, और साथ में आपको वोल्टेज को कांस्टेंट रखना था। ये हो गया आपके पास ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहले हमारा OCC है, ये E वर्सेस IF के बीच का कर्व बनता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटर, ओके ओके। अल्टरनेटर कैरेक्टर बता दीजिए, बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बनता है आपका OCC, मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ओपन सर्किट मतलब आपका यहाँ पे E आएगा, E वर्सेस IF का कर्व बनता है, वो आपका ऐसा नॉर्मल कर्व बन जाएगा, मतलब सीधे सीधे जाएगा, बीच में मुड़ जाएगा सैचुरेशन की तरफ। तो ये होता है आपका OCC, इसको बोलते हैं N इक्वल्स टू कांस्टेंट। OCC और ZPFC में डिफरेंस क्या है, कि ZPFC वाला जो कर्व OCC यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, वो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे ये E था तो यहाँ पे लोड हो गया, लोड आपके पास ना ZPFC। तो जब लोड है तो यहाँ पे E ना होके V हो जाए, तो V वर्सेस IF का कर्व बन गया। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि आपका IF और ISC में क्या रिलेशन है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसकी कंडीशन क्या है आपका, N शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्या है, N कांस्टेंट हो, पावर फैक्टर कांस्टेंट हो और IA भी कांस्टेंट। लोड सैचुरेशन में आपका ZPFC ही है, सेम कर्व वैसे ही है, बस ऊपर हमने क्या दिया, लीड, नीचे दिया लैग। मतलब ये सिर्फ पर्टिकुलर ZPF के लिए था, मतलब इंडक्टिव लोड के लिए था। इसमें हर टाइप के लोड है। एक्सटर्नल भी ऑलमोस्ट सेम था, बस आपको इसको ऐसा बना देता, तो ऊपर ये UPF हो गया, यहाँ पे ZPF, यहाँ पे ZPFC। तो ZPF आपका यहाँ पे लीड, नीचे लैग। इसमें क्या हो जाएगा, ये थोड़ा उल्टा बनाना कंपाउंडिंग में, IF वर्सेस IA कर्व है, बीच में UPF, ऊपर लैग, नीचे लीड। आप ऐसा याद कर लो। बाकी हर एक केस में, बाकी हर एक केस में ऊपर लीड है, नीचे लैग है, लेकिन ये एक लास्ट केस कंपाउंडिंग जिसमें लैग ऊपर है, लीड नीचे, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया आपके किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर के बारे में। ठीक है, एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो। हमारे पास एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, शॉर्ट सर्किट रेशियो नाम की क्या चीज होती है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। किसके बारे में बोला मैंने, शॉर्ट सर्किट रेशियो। ये क्या चीज होती है हमारे अल्टरनेटर में, समझ। शॉर्ट सर्किट रेशियो एक क्या बोलेंगे हम इसका, एक रेशियो है। किसका, फील्ड करंट का रेशियो। जो एससीआर है ना, वो फील्ड करंट का रेशियो। कौन सा फील्ड करंट का रेशियो है, आपका मान लो अल्टरनेटर है, आप इसमें रेटेड वोल्टेज जनरेट करना चाहते हो, तो कितनी फील्ड करंट रिक्वायर्ड होगी, अपॉन आपके उसी अल्टरनेटर में आपको शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करवानी है, तो कितनी फील्ड करंट रिक्वायर्ड। मतलब आपका फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट शॉर्ट सर्किट करंट, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होता है आपका शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो क्या बोला मैंने, ये हमारा होता है IFM। साइड में हो जाता हूं पहले। ये होता है आपका IFM, मतलब आपका ओपन सर्किट वोल्टेज जनरेट करने कितनी फील्ड करंट रिक्वायर्ड है, डिवाइडेड बाय IFA, मतलब कि आपका शॉर्ट सर्किट करंट के लिए कितना यहाँ पे फील्ड करंट रिक्वायर्ड है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो, और इसकी वैल्यू बराबर होती है 1/XS के बराबर होती है। सॉरी, 1/ZS बोल सकते हो, 1/XS भी बोल सकते हो, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट 1% है। RIA है तो ऑलमोस्ट आपका 1% है, तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये एक्सेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा जो SCR की वैल्यू है ना, आपका सेलिएंट में कितना होता है, सिलेंड्रिकल में कितना होता है, और सिंक्रोनस कंडेंसर में कितना होता है, वो तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पे समझ लेनी है। कि आप याद रखिएगा इसकी वैल्यू, SCR की वैल्यू 0.6 से 0.9 होती है। किसके लिए, आपके सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर के लिए, सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर, सिलेंड्रिकल के लिए इसकी वैल्यू, SCR की वैल्यू 0.9 से 1.5 तक होती है। किसके लिए, सेलिएंट पोल के लिए, सेलिएंट पोल अल्टरनेटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है। और आपका सिंक्रोनस कंडेंसर के लिए इसकी वैल्यू 0.4 होती है। सिंक्रोनस कंडेंसर एक तरीके से ओवर एक्साइटेड जनरेटर, सिंक्रोनस कंडेंसर। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका हो गया सिंक्रोनस कंडेंसर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बनता है सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ SCR क्या हो सकता है, 0.5, 0.2, 0.1, 0.8, तो बोलोगे 0.8 हो सकता है ना। सेलिएंट के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है, सिंक्रोनस कंडेंसर के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आपको साइड में कर लूंगा पहले मैं। हम्म, अब यहां पे क्या होगा समझना, जो आपका SCR है ना, शॉर्ट सर्किट रेशियो, इसका फुल फॉर्म लिखा नहीं लिखा मैंने यार, इसका समझ आना ना क्या है, इसका शॉर्ट सर्किट रेशियो है ना।
फुल फॉर्म समझ जाना इसका, शॉर्ट सर्किट रेशियो, मैं लिख नहीं रहा हूं। जो आपका SCR है वो आपका प्रपोर्शनल है किसके, एयर गैप लेंथ ठीक है, और इसके प्रपोर्शनल किसके, साइज के, या फिर आप बोल सकते हो ये कॉस्ट के प्रपोर्शनल है, ये आपका पी आउट के भी प्रपोर्शनल है, ये आपका प्रपोर्शनल है सिंक्रोनाइजिंग पावर के भी प्रपोर्शनल है, ये आपका स्टेबिलिटी के भी प्रपोर्शनल है, और ये आपका एक्साइटेशन के भी प्रपोर्शनल। तो सभी के तो प्रपोर्शनल हो गया, तो किसके इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है, ये आपका जो SCR है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है किसके, एक तो होता है वोल्टेज रेगुलेशन, और दूसरा होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन। इन दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाकी सबके प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ये आपका आर्मेचर रिएक्शन और वोल्टेज रेगुलेशन इन दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बाकी जो भी क्वेश्चन एग्जाम में है उन सबके प्रोपोर्शनल है, याद रख लो। सीधा सीधा सिंपल शॉर्टकट, सबके प्रोपोर्शनल है, सिर्फ दो चीजों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके किसके, वोल्टेज रेगुलेशन और आर्मेचर रिएक्शन, बस। अगर कभी क्वेश्चन आया ना कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, तो याद रखना सब चीज के प्रोपोर्शनल है ये, बस दो चीजों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। समझ में आया क्या क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे, मैंने अभी आपको ये बताया है कि हमारे पास जो SCR की वैल्यू होती है ना, वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो याद रख लो SCR मतलब शॉर्ट सर्किट रेशियो की वैल्यू हर एक चीज के प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज रेगुलेशन और आर्मेचर रेगुलेशन को छोड़ के, ठीक है। सबको क्लियर है यहां तक, कंफर्म करिए। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है वोल्टेज रेगुलेशन मेथड, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन सी मेथड्स हैं वो देखना आप सभी लोग, हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालकर पुट कर लेते हैं। क्या बोला मैंने आपका, वोल्टेज रेगुलेशन मेथड्स, कौन कौन सी मेथड है वो हम लोग देख लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन मेथड, बहुत शॉर्ट में देखेंगे इसको, है ना, और ऐसा देखेंगे सारे क्वेश्चन से बन भी जाएंगे एग्जाम में। तो हमारे पास कौन कौन सी मेथड, सबसे पहले समझना, एक हमारे पास मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं EMF मेथड, उसका नाम क्या है यहाँ पे, EMF मेथड। दूसरी हमारे पास मेथड है, उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा मेथड, MMF मेथड, ठीक है। तीसरी हमारे पास जो मेथड है उसको हम बोलते हैं आपका जीरो पावर फैक्टर मेथड, मतलब ZPF मेथड, ठीक है। इसको हम लोग पोर्टियर मेथड भी बोलते हैं, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड, ठीक है। और एक हमारे पास होता है यहाँ पे आसा मेथड, आसा मतलब क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ASA, आसा मेथड। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने की टोटल कितनी मेथड्स हैं, हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं। कौन कौन सी, EMF, MMF, ZPFC एंड आसा। इनमें जो सबसे बेस्ट है वो है आसा, आसा सबसे बेस्ट मेथड है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमको देती किसकी, ये आर्मेचर सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन की, वोल्टेज रेगुलेशन की। सो जो परफेक्ट वैल्यू हमको देता है वो देता है ASA, ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड से आपका EMF मेथड है ना, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। एक होता है हमारे पास कौन सा, IAXL, एक होता है हमारे पास यहाँ पे IAXS, IAXA, ठीक है। तो EMF मेथड में क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो हम मानते हैं वो इसकी वजह से हुआ ही नहीं, हमें मानते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वो हो रहा है किसकी वजह से, लीकेज रिएक्टेंस की वजह से। हम ऐसा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, हम ऐसा अप्रोक्सीमेट करते हैं कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, वो आर्मेचर की वजह से नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ है, वो
लीकेज रिएक्टेंस की वजह से हुआ। हमने ऐसा अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे मान लिया है। किसमें? ईएमएफ मेथड में। किसमें? ईएमएफ मेथड। जिसकी वजह से जो हमको रेगुलेशन मिलता है वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा मिलता है। मान लो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है 20%, लेकिन ये बताएगा 40%। मतलब जो ईएमएफ मेथड को जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा ना, वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा हो। ठीक है ना? जो ईएमएफ मिलेगा, ईएमएफ मेथड को जो वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा होगी, मोर देन एक्चुअल वैल्यू। याद रखिएगा, हमारे ईएमएफ मेथड में हम क्या अप्रोक्सीमेट करते हैं कि जो ड्रॉप हुआ है आर्मेचर रिएक्शन के थ्रू, वो किसके थ्रू हो रहा है? लीकेज रिएक्टेंस के थ्रू हो रहा है। मतलब इससे जो हमको वोल्टेज रिएक्शन की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? मोर देन एक्चुअल होगी। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पेसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। मतलब पेसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? ओवर अप्रोक्सीमेट करना, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, इसको बोलते हैं क्या? पेसिमिस्टिक। तो याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा हमारी सबसे पेसिमिस्टिक मेथड कौन सी है, तो क्या बोलोगे? ईएमएफ मेथड। बात करते हैं अब हम यहाँ पे किसकी? एमएमएफ मेथड की। एमएमएफ मेथड में इसका हम उल्टा मान लेते हैं। क्या? IAXL, हमारे पास दो तरह के वोल्टेज ड्रॉप होंगे, एक होगा IAXL की वजह से, एक होता है IXA की वजह से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम ये मान लेते हैं कि जो ड्रॉप हुआ है लीकेज रिएक्टेंस की वजह से, है ना, वो हमारा हो रहा है किसकी वजह से? किसकी थ्रू हो रहा है वो हमारा हो रहा है किसकी वजह से? हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हुआ। मतलब हम लीकेज रिएक्टेंस के ड्रॉप को आर्मेचर रिएक्शन के थ्रू लेके चलते हैं। तो इससे क्या होगा हमारा कि जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो ट्रू वैल्यू से बहुत कम होगा। मतलब एमएमएफ मेथड में जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो सबसे लोवेस्ट आएगा, लेस देन एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे जो आपका होगा क्या होगा? वो वेरी लेस देन एक्चुअल वैल्यू। जो आपका ट्रू वैल्यू होगा उससे लेस देन होगा। क्या बोला मैंने? लेस देन एक्चुअल। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? आपका ऑप्टिमिस्टिक मेथड। याद रखना आप लोग, है ना, ऑप्टिमिस्टिक मेथड। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी ऑप्टिमिस्टिक मेथड कौन सी, तो क्या बोलोगे? हमारी एमएमएफ मेथड जो है वो हमारी क्या है? ऑप्टिमिस्टिक मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कौन सी मेथड? जेडपीएफ मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग दोनों को सेपरेट सेपरेट काउंट करते हैं। मतलब जो IAXL और IAXA, इन दोनों को हम सेपरेट सेपरेट क्या करते हैं? काउंट करते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट सेपरेट काउंट करें, किसी को किसी में अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे। IAXL को अलग काउंट करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको अलग काउंट करेंगे, इसको अलग काउंट करेंगे। तो इससे हमको क्या मिलेगा? एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। इससे हमको क्या मिलेगा? एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू होगी उसी के आसपास हमको वैल्यू मिल जाए, है ना, एक्यूरेट वैल्यू हमको मिल जाए। ठीक है। अब एएसए मेथड में क्या होता है? एएसए मेथड तो जेडपीएफ से भी अच्छा, क्योंकि हमने जेडपीएफ में कहीं ना कहीं नॉन लीनियरिटी को कैलकुलेट नहीं किया था, सैचुरेशन को काउंट नहीं किया था। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? सैचुरेशन इफेक्ट को भी काउंट करते हैं। मतलब एएसए मेथड में हम IAXL को अलग काउंट करेंगे, IAXA को अलग काउंट करेंगे और सैचुरेशन को अलग काउंट करेंगे, है ना। इसमें हम लोग सैचुरेशन को अलग काउंट करते हैं, सैचुरेशन आल्सो काउंटेड। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये आपका क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की बेस्ट मेथड है ना। अगर कोई पूछेगा बेस्ट वैल्यू, जो बेस्ट मेथड है कौन सी है आपकी? वो है आपकी एएसए, बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन। समझ में आया? 4 मेथड होती हैं, ईएमएफ, एमएमएफ, जेडपीएफ, आसा। चारों के बारे में मैंने शॉर्ट में बताया। ईएमएफ मेथड में IAXA को हम किस में मानते हैं? IXL मानते हैं। ज्यादा वैल्यू मिलती है, पेसिमिस्टिक है। इसमें हम लोग लीकेज को अप्रोक्सीमेट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन में, लेस वैल्यू मिलती है, इसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं।
जेडपीएफ में क्या होता है, दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे, हमको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी वोल्टेज रेगुलेशन की। आसा में क्या होता है कि हम इनको अलग अलग तो काउंट करेंगे और इसमें हम सैचुरेशन को भी अलग से काउंट करेंगे, जिससे हमको जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगी वो बेस्ट वैल्यू मिलेगी, ट्रू वैल्यू को बिल्कुल पास मिलेगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे चारों का कंपैरिजन करें, अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे मैं ना ईएमएफ मेथड, ईएमएफ मेथड का एक एडवांसमेंट है, ईएमएफ मेथड का थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे हम लोग इंप्रूव्ड वर्जन है, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं आपका सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड बोलते हैं। तो लिखना आप एक पॉइंट यहाँ पे, इंप्रूव्ड वर्जन, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ईएमएफ मेथड इज कौन सा, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड। ठीक है, सैचुरेटेड सिंक्रोनस, यहाँ पे इसको लिखना सैचुरेटेड सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, सैचुरेटेड सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड। ठीक है, तो किसका ये एडवांस ग्रुप है, किसका, सैचुरेटेड सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड। लेकिन ये भी इतनी खास मेथड नहीं है। अगर हम इसमें कंपैरिजन करें, अगर हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, देखना सभी लोग, अगर हम इसमें कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा देगा कौन सी वैल्यू कम देगा, तो हम देख सकते हैं इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन देता है आपका, ईएमएफ मेथड। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन देता है वोल्टेज की, ईएमएफ मेथड। अगर हम कंपैरिजन करें कि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन देगा, तो कौन देता है आपका ईएमएफ। ईएमएफ के बाद कौन देगा, उसका सुधारा रूप, है ना, उसका सुधारा रूप कौन सा है, जेड, आपका सैचुरेटेड सिंक्रोनस इंपेडेंस, है ना, है तो वही ना, थोड़ा सा बस चेंजेस किया तो ज्यादा वैल्यू तो ये भी देगा। ईएमएफ के बाद कौन सा आएगा आपका, सैचुरेटेड सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, ये होते। इसके बाद आपका कौन ज्यादा वैल्यू देगा, इसके बाद आपका ज्यादा वैल्यू देता है कौन सा, आपका आशा मेथड, एएसए, आशा मेथड। आशा मेथड के बाद कौन देता है आपके पास यहाँ पे, वो आपका जेडपीएफ मेथड, और उससे भी कम कौन देता है आपका एमएमएफ मेथड। ये आपका कौन सा सीक्वेंस है, हाई टू लो। ये सही का नहीं है, सही तो आपका आशा, सबसे बेस्ट कौन सा आशा। जैसे आप ये मान लो कि आपका एक अल्टरनेटर है, उसका वोल्टेज रेगुलेशन है कितना, एग्जैक्ट जो वोल्टेज है वो 30%। मैं मान लिया एक मेरे पास अल्टरनेटर है, उसका जो एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, 30%। ठीक है, अब मैं उनको अलग अलग मेथड से मेजर कर रहा हूँ। ईएमएफ से मेजर किया तो 40% बता रहा है तो 30%, लेकिन कितना बता रहा है, 40 बता रहा है। सैचुरेटेड में कितना बताया, 35 बताया। आशा ने बिल्कुल 30 बताया। जेडपीएफ ने 29 बताया, और ये 20% बताया। है कितना वो, 30%, लेकिन बता कितना रहा है, 40, 35, 30, 29। मतलब देखो जेडपीएफ भी इसके पास में ही है, और ये तुमको सबसे कम बता रहा है एमएमएफ मेथड, सबसे लेस देन एक्चुअल वैल्यू, सबसे कम कौन बताता है आपको, एमएमएफ मेथड। आप चाहो तो इनकी वैल्यू लिख सकते हो, है ना। मान लो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन कितना आपका 30%, ठीक है। इनकी वैल्यू लिखो, कितना कितना बताएंगे, ये बताएगा 40%, ये बताएगा 35%, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहा में, ये बताएगा 30%, ये बताएगा 29%, और ये बताएगा 20%। समझ में आया सबको यहाँ तक, बताइए, कंफर्म करिए फटाक से। तो यहां पे हम लोग ये पार्ट भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज समझना, एक चीज समझना, हमको ये समझ में आया है कि जब हमने अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे, आगे चल के कहीं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जब आपको सेलियंट टाइप अल्टरनेटर बताया, तो मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे देखो ना, डायरेक्ट एक्सिस, यहाँ पे क्यूब एक्सिस है, तो यहाँ पे तो नॉन लीनियरिटी आ गई ना, यहाँ पे तो नॉन लीनियरिटी आ गई। इसमें तो लीनियर था भाई, सब कुछ यूनिफॉर्म मोशन था आपका, यूनिफॉर्म था यहाँ पे गैप, लेकिन यहाँ पे एयर गैप यूनिफॉर्म था क्या, नहीं था। तो हम यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस या फिर आर्मेचर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिएक्टेंस काम नहीं है। सिलेंड्रिकल के लिए, सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर के लिए, जैसे सिलेंड्रिकल था, सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर के लिए एक हमारे आर्मेचर रिएक्शन से काम बन जाएगा, ठीक है। हम इसमें एक आर्मेचर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सेलिएंट पोल के सामने अगर हम एक आर्मेचर रिएक्शन बताते हैं तो गलत हो जाएगा। तो हम वहां पे क्या करते हैं,
सेलिएंट पोल में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एलिमेंट बताते हैं। जैसे अभी तक क्या था हमारे पास XA था, हमारे पास क्या था XA था, लेकिन हम क्या बोलते हैं आपके सेलिएंट पोल में हम एक नहीं मानेंगे, हम दो मानेंगे। क्या क्या मानेंगे हम लोग? डायरेक्ट एक्सिस का अलग और क्वाड्रेचर एक्सिस का अलग इंपेडेंस, है ना। यहाँ पे देखो ना, डायरेक्ट एक्सिस का अलग इंपेडेंस आपका रिएक्टेंस होगा, क्वाड्रेचर का अलग होगा। इसमें तो दोनों सेम है, इसमें तो सिर्फ एक ही में काम चल जाएगा, लेकिन आपका सेलेंट में एक में काम नहीं चलेगा। उसको हम बोलते हैं टू रिएक्शन थ्योरी। पूछा था कि ये टू रिएक्शन थ्योरी क्या है, तो टू रिएक्शन थ्योरी ये बताता है हमको कि सेलिएंट पोल के साथ गलत हुआ है। सेलिएंट पोल में हमने एक रिएक्टेंस बताया वो गलत, उसके लिए हमको दो रिएक्टेंस बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक डायरेक्ट एक्सिस के लिए अलग और आपका सेकंड वाले के लिए अलग, क्वाड्रेचर के लिए अलग। इसी को हम बोलते हैं आपका क्या? टू रिएक्शन थ्योरी, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग डालना है यहाँ पे टू रिएक्शन थ्योरी। टू रिएक्शन थ्योरी में हम किस बारे में बात करते हैं? हम ये बात करते हैं कि हमारे पास सेलिएंट पोल में दो रिएक्टेंस होने चाहिए आर्मेचर रिएक्शन को मॉडल करने के लिए। टू रिएक्शन थ्योरी में हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी किसके बारे में? सेलिएंट पोल अल्टरनेटर के बारे में। हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल की बात नहीं करते, हम सेलिएंट पोल की बात करते हैं। और हम बोलते हैं कि अगर हमको इसमें सेलिएंट पोल में आर्मेचर रिएक्शन को मॉडल करना है तो हमको दो रिएक्टेंस चाहिए, XD एंड XQ। एक में काम नहीं चले, यही होता हमारे पास क्या? टू रिएक्शन थ्योरी। और इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है XD माइनस XQ को बोला जाता है आपका क्या? सेलियंसी। कोई पूछेगा सेलियंसी क्या, क्या बोलोगे? XD माइनस XQ। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से XD और XQ में से सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? XD ज्यादा होता है एज कंपेयर टू XQ। इनमें रिलेशन भी होता है, XD की वैल्यू अप्रोक्सीमेट बराबर होती है किसके? 1.5 से 1.5 के 2 टाइम्स ऑफ XQ। ये भी होता है, मतलब अगर आपका XQ की वैल्यू पता चल जाए तो आप XD की वैल्यू बता सकते हो इस रिलेशन से। ये हमारा होता है टू रिएक्शन थ्योरी। समझ में आया सभी को? टू रिएक्शन थ्योरी क्या बताता है? टू रिएक्शन थ्योरी हमको यह बताता है कि हमारा सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है कि वहां पे दो रिएक्टेंस होने चाहिए आर्मेचर रिएक्शन को मॉडल करने के लिए, XD एंड XQ। लेकिन सिलेंड्रिकल में एक में काम चल जाए क्योंकि वहां पे पूरा यूनिफॉर्म था, है ना, एयर गैप यूनिफॉर्म था, लेकिन सेलिएंट पे नहीं था। तो हमने वहां पे XD और XQ बनाते हैं। XD और माइनस XQ को जो बीच का डिफरेंस को हम सेलियंसी बोलते हैं। XD की वैल्यू हमेशा XQ से ज्यादा होती है, और कितनी ज्यादा होती है वो भी मैंने आपको बताया। ये होता है हमारा टू रिएक्शन थ्योरी, ठीक है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे होता है स्लिप टेस्ट। एक हमारे पास टेस्ट परफॉर्म हम लोग करते हैं अपने सेलिएंट पोल अल्टरनेटर पे। हम लोग अपने यहाँ पे सेलिएंट पोल अल्टरनेटर पे क्या करते हैं? स्लिप टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम लोग। मम्मा का फोन आ रहा है यार, इसको हम लोग, मम्मा खाने के लिए फोन कर रही होगी। मैं अब इसके आगे कहानी, है ना, जो हमारा नेक्स्ट टाइम है उस पर डिस्कस करेंगे। क्या टाइमिंग हमारा नेक्स्ट क्लास का? अपना नेक्स्ट का क्लास का क्या टाइम है यार? क्या टाइम रखा था हमने क्लास का? 17 तारीख को 3 बजे ना? 3 बजे मिलते हैं, ठीक है। 3 बजे नहीं, 3 ज्यादा हो जाएगा यार, 2:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। 2:30 बजे मिलते हैं, 2:30 बजे टाइम आपका, 2:30 बजे, 2:30 बजे रख लेते हैं उसको, 3 ज्यादा लेट हो जाएगा, है ना। आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिए। इसका मैं आपको PDF अभी आपका शेयर कर रहा हूँ ग्रुप, ठीक है। जितना मैंने अभी आपको बताया एक बार आपको रिवाइज कर लीजिए। हर एक सेकंड की वैल्यू है, हर एक सेकंड की वैल्यू करोगे तो वो भी आपकी वैल्यू करेगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं 2:30 PM पे। बाय बाय, टेक केयर।